नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी महोबा की, जहां पर बीच सड़क पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आदिवासी समुदाय के महिला और पुरुषों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठी डंडों से यहां तक कि और आग से भी एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसकी गवाह है आपके टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में आप देखिएगा कि कैसे देर रात बीच सड़क पर लोगों ने हंगामा किया, एक दूसरे पर हमला किया। घटना महोबा नगर पालिका के रैन बसेरे की है, जहां पर रह रहे लोगों में जमकर उत्पात मचा। करीब 1 घंटे तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को काबू में किया। ये तस्वीरें देखिए, बीच सड़क पर ही दो पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। महोबा की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दो पक्ष एक दूसरे पर न केवल लाठी डंडों से बल्कि देखिए आगजनी करते हुए भी नजर आए। दो पक्ष और पुरुष और महिलाएं आपस में भिड़ गए। मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इस विवाद को काबू में किया। और देखिए, अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, और ये दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए। बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच मारपीट और दूसरी तस्वीर में महिला पुरुषों ने जमकर बवाल देखिए किस तरीके से काटा। बीच सड़क की तस्वीरें हैं, बच्चे गोद में उठाई ये महिलाएं, और देखिए किस तरीके से विवाद बढ़ता चला जा रहा है और एक दूसरे पर वार करते हुए, लाठी डंडों से हमला करते हुए, यहाँ तक कि आग से एक दूसरे पर इन्होंने वार किया है, हमला किया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची तो बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, लेकिन देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। खबर मेरठ से मिल रही है, जहां पर खरखौदा थाना क्षेत्र के उलथन गांव में विशेष समुदाय के दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हुई और इस घटना का वीडियो वायरल भी हो गया। इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, दो गुटों के लोग मेरठ में आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस बीच में पहुंचकर इस मामले को शांत करवाती हुई नजर आई है। तस्वीरें आपके सामने, मेरठ की तस्वीरें हैं। दो गुटों के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर से खबर है, ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और ऑटो में बैठी कई सवारियां घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी और देखिए ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कई सवारियां ऑटो में बैठी थी जो घायल हो गई हैं और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। देखिए, बेहद दर्दनाक मामला, जहां ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अब बात करते हैं जोशीमठ की। आज भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। भवन तोड़ना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, मंगलवार को यानी कि बीते कल स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग की। इसी के साथ ही जोशीमठ के 4 वार्ड डेंजर जोन घोषित कर दिए गए हैं। लोगों को घर छोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया गया, नहीं तो एसडीआरएफ की टीम परिवारों को शिफ्ट करेगी। देखिए, अब तक 723 इमारतों में दरारें आई हैं। 86 इमारतें असुरक्षित क्षेत्र में हैं। 131 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित हैं। तस्वीरें देखिए, बीते कल की तस्वीरें जो सामने आई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जब शुरू की गई तो लोग बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग करते हुए नजर आए और विरोध जताते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही खबर यह है कि जमीन धंसने की वजह से कई मकानों को गिराया जाएगा, लेकिन उन लोगों के बारे में जरा सोचिए जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इन मकानों पर लगाई थी। उनके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। एक टाइम की दवाई छोड़कर, हर एक चीज को छोड़कर के हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था। यानी दे दो, मैं देखा नहीं जाता है, यहीं पे हमारा बचपना बीता है। ये दर्द जोशीमठ के उन लोगों का है जिनकी आंखों के सामने ही उनके घर जमींदोज हो रहे हैं। जिस घर में बचपन बीता हो, परिवार के सदस्य सुख दुख में साथ रही हो, अब वही घरौंदा मिट्टी में मिलने जा रहा है। दरारें आने से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि जोशीमठ को अगर बचाना है तो इन मकानों को गिराना पड़ेगा।
एक तो जो रेगुलर हमारी कार्रवाई वही है कि जो डेंजर जोन्स, बफर जोन्स हैं, उनमें लोगों की शिफ्टिंग की जाए। उनको जो रिलेटिवली सेफ लोकेशंस हैं एज ऑफ नाउ, उसमें वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाए। उनको सभी रिलीफ सामग्री है, उनका जो भी सपोर्ट है वो किया जाए। साथ ही साथ एक जो CBRI की टीम है वो भी आज आ रही है, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम डिपार्टमेंट की टीम लेड बाय सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट की टीम आ रही है, तो वो भी अपना इंस्पेक्शन करेंगे। जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कुछ घर तो अब रहने लायक ही नहीं बचे हैं, इसीलिए उन्हें गिराने में ही सबकी भलाई है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मंदिर भी है, तो यहाँ पर भगवान का मंदिर है। देखिए भगवान अभी यहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए भगवान तो यहीं हैं अभी, लेकिन आप भगवान तो ये, अब भगवान भी जाएंगे। जब हम जा रहे हैं तो इंसान जा रहे हैं, हमारे भगवान भी तो जाएंगे। मगर लोगों के सामने परेशानी इस बात की है कि उनके जमा पूंजी इन मकानों में लगी है, इसलिए उनके लिए इससे बड़ा दर्द भला क्या हो सकता है। मायका है और यही हमारा बचपना बीता, यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की। तीनों मेरे 3 भाई हैं, उन्होंने अपनी यही जिंदगी भर की कमाई यही वो कर दी। मेरे बड़े भैया लोग अपने बच्चों को मिलने बाहर जा रखे, उन्हें अभी वो अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये वही घर है जहाँ पर क्रॉस निशान लगा दिए हैं। ये सामने देखिए, ये बहुत सारे ये प्राइज मिले हुए। मेरे भाई के बच्चों के प्राइज है। आज इस तरह से छोड़ के जाना पड़ा उन्हें। वो मायके जा रखे, मायके भेज दिया गया, छोटे बच्चे हैं। प्रशासन ने हाल ही में जारी किए आंकड़ों के मुताबिक जोशीमठ में अब तक 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जबकि 81 परिवार को शिफ्ट करना पड़ा है। कुदरती आपदा में 3500 लोग प्रभावित हुए हैं। आवास विभाग को, शहरी विकास विभाग को वहाँ पर जो मास्टर प्लान तैयार किया जाना जोशीमठ का, उसके संबंध में निर्देश दिए गए। उसकी कार्रवाई तत्काल जो भी पैनल एजेंसीज है जो कार्य कर रही है उत्तराखंड में आवास विभाग के साथ, उसको तत्काल उसको कार्य दिया जाए। इसके अलावा जो टो इरोजन हो रहा है नीचे अलकनंदा नदी के किनारे नीचे, जोशीमठ के नीचे, टो इरोजन को रोकने के लिए जो सुरक्षा के कार्य, स्टेबलाइजेशन के कार्य होने चाहिए, उसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए, इसके निर्देश दिए गए। इसके लिए जो भी टेक्निकल संस्था है, THDC हो या GSI हो, सबका सहयोग लिया जाए। ये भी आशंका जताई गई कि ये जो इस तरह से दरारें पड़ रही है, विद्युत के पोल हैं या अन्य चीज़ें हैं विद्युत से के इक्विपमेंट्स, उसके कहीं गिरने से कोई हादसा न हो, इसके संबंध में भी पूरी सुरक्षा बरती जाए। जोशीमठ को बचाने के लिए अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में ऐसे कितने ही मकानों को गिराया जाएगा जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जिनमें रहना मुमकिन नहीं है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रवि केंतुरा के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास और विस्थापन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विस्थापन हो या फिर पुनर्वास, राज्य सरकार संस्थान जुटाने का काम कर रही है और इस पर केंद्र की तरफ से भी राज्य को पूरी मदद का आश्वासन मिला है। जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है। वो पता लगना चाहिए कि वो आखिर किस कारण से हो रहा है, जल का रिसाव कहाँ से हो रहा है और कितना सेंसिटिव अभी है, कितना खतरे में आने वाला है, वो सब आकलन होगा और कितना उसकी क्षति होनी है, कितना क्षति है, वो सब आकलन करने के बाद एक उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। 678 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हमारी योजना है। स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। सुबह 10 बजे सीएम के सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जोशीमठ से सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जानकारी देंगे। जोशीमठ के मामले पर धामी सरकार सतर्क है। 13 जनवरी को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पहाड़ी जिलों को लेकर बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। क्षमता के आधार पर नए निर्माण की मंजूरी संभव है। सुबह 10 बजे सीएम के सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। राज्य सरकार इस पर सतर्क नजर आ रही है और आज जानकारी जोशीमठ से लगातार हम तक मिलेगी। 13 जनवरी को धामी अहम बैठक करेंगे।
और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि जोशीमठ के मामले पर अब कांग्रेस आक्रामक हो चुकी है। कांग्रेस आज हर जिले में दरअसल एक बैठक करती हुई नजर आएगी और इसके जरिए कांग्रेस आक्रामक रूप लेती नजर आएगी। हर जिले में कैंडल मार्च निकाला जाएगा कांग्रेस की तरफ से और जोशीमठ के मामले पर कांग्रेस आज हर जिले में कैंडल मार्च निकालेगी। जोशीमठ के प्रभावितों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी पार्टी। और चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की। दरअसल मुंबई रोड शो की सफलता के बाद आज लखनऊ में भी भव्य रोड शो, होटल सेंट्रम में सुबह 11:30 बजे से भव्य रोड शो होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंदी के नेतृत्व में ये रोड शो आयोजित किया जाएगा। रोड शो में शामिल होंगे देश के कई राज्यों के निवेशक। 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर इसमें मुहर लगेगी। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। कई राज्यों के निवेशक और हाईटी में शामिल होंगे। सीएम योगी को अपनी योजनाएं बताएंगे। 10, 11 और 12 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले निवेशकों को आमंत्रित करने और यूपी में निवेश करने के लिए रोड शो कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए आज सुबह 11:30 बजे से भव्य रोड शो होगा और होटल सेंट्रम में दरअसल एक बैठक और ये रोड शो का आयोजन किया जाएगा। देखिए आज से ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज। विश्व की 48 वाहन कंपनियां अपना जलवा दिखाएंगी। अपनी गाड़ियों के एक्सक्लूसिव मॉडल्स रिवील करेंगी। करीब 75 से ज्यादा नई गाड़ियां इसमें लॉन्च होंगी। आम जनता के लिए 13 जनवरी से ऑटो एक्सपो खुल जाएगा। 18 जनवरी तक ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन होगा। देखिए तकरीबन 3 सालों के इंतजार के बाद एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में वाहनों का जखीरा सजेगा, जहां पर देश दुनिया से आने वाली कई बड़ी कंपनियां इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। आम जनता के लिए 13 जनवरी से ऑटो एक्सपो खुलेगा। 18 जनवरी तक ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन है। कई गाड़ियों के देखिए नए नए मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज आज से हो रहा है। आम लोगों के लिए 13 जनवरी से और विश्व की 48 वाहन कंपनियां यहां पर आकर अपना जलवा दिखाएंगी। और देखिए वहीं अन्नदाताओं में आक्रोश है। बरखेड़ा बजाज चीनी मिल पर बीते कई दिनों से धरना दे रहे किसानों ने चीनी मिल को बंद करवा दिया है और चीनी मिल को गन्ना न देने की चेतावनी दी है। सूचना पर पहुंचे भाजपा के विधायक स्वामी प्रवक्ता ने फैक्ट्री प्रशासन से बात करके किसानों का बकाया भुगतान करवाए जाने के दिशा निर्देश दिए, लेकिन फैक्ट्री प्रशासन ने बजट न होने के चलते गन्ना भुगतान करने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर अब किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ऐसा देखिए, किसान लोगों को पेमेंट समय से फैक्ट्री बजाज नहीं दे पा रही है। बाकी उत्तर प्रदेश में सारी फैक्ट्रियां समय से भुगतान कर रही हैं, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा निर्देश है किसानों के हक में काम किया जाए और किसानों का कोई पेमेंट नहीं रोकना चाहिए। और आज वहाँ किसानों ने अनशन पर बैठे थे, मुझे बुलाया था, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने सभी किसान भाइयों को समझाने का प्रयास किया। जेल में बंद आईपीएस मणिलाल पाटीदार को जमानत मिल गई है। विभागीय खेल के चलते पाटीदार को जमानत मिल गई है। भ्रष्टाचार के मामले में मणिलाल पाटीदार गिरफ्तार हुए थे। एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट ने पाटीदार को जमानत दे दी है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश मिला है। देखिए आईपीएस के खिलाफ विवेचक को गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट दाखिल करनी थी। समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के चलते पाटीदार को जमानत मिल गई है। 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। 27 दिसंबर 2022 तक पाटीदार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी। 6 जनवरी को पाटीदार की तरफ से दाखिल की गई थी जमानत अर्जी और इसी वजह से देखिए जमानत मिल चुकी है। और अब बात करते हैं राहुल के बयान पर तांडव, कौरव वर्सेस पांडव की, क्योंकि अभी राहुल के पुजारी वाले बयान पर सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि अब राहुल गांधी के 21वीं सदी के कौरव वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। राहुल ने ये तंज बिना नाम लिए आरएसएस पर किया है, जिस पर अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि क्या ऐसे बयानों से राहुल भाजपा को हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे 24 की लड़ाई पास आ रही है वैसे वैसे राहुल के हमले तेज होते जा रहे हैं। राहुल के बयान पर तांडव, कौरव वर्सेस पांडव। देश को किस पर गौरव? राहुल ने किसे कहा 21वीं सदी का कौरव? 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी दूरी हो, लेकिन राहुल गांधी अभी 24 की पिच तैयार करते हैं।
नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही, राहुल केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर हमलावर होते जा रहे, क्योंकि अभी राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारी वाले बयान पर राजनीति खत्म भी नहीं हुई थी कि अब राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र की धरती से कौरव वर्सेस पांडव वाला धर्म युद्ध छेड़ दिया। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी खुद को पांडवों की तरह तपस्वी बता रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर कौरव वाला हमला बोला, उससे भाजपा राहुल पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी उनके बेटे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी भारतीय संस्कार संस्कृति का रंच मात्र प्रवेश नहीं हो पाया है और आज भी वो अंग्रेजियत उनके ऊपर हावी है। राहुल गांधी को हमारी हिंदू संस्कृति की समझ ही नहीं है, तो वो यही कारण है कि वो अनाप शनाप बातें कभी कभी बोल जाते हैं। और मुझे यहाँ तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि शायद कौरवों को ही पांडव समझते हो, तो ही आरएसएस से उनकी तुलना कर रहे हैं। उधर कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को जस्टिफाई करने में जुटी है, क्योंकि बात सिर्फ कौरव वर्सेस पांडव की नहीं, बात धर्म युद्ध की है, बात 2024 की चुनावी जंग की है। और आपके संगठन जो थे कई, वो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, उनकी सेना में भर्ती होने के लिए पत्र लिख रहे थे। तब भी कांग्रेस जोड़कर देश को मजबूत कर रही थी, आज भी कांग्रेस जोड़कर देश को मजबूत कर रही है। इस बार राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि इस देश में कौरव हाफ पैंट वाले हैं और उनका निशाना सीधे तौर पे आरएसएस की ओर था। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो दर्शाती है कि वो कितने परिपक्व हैं और उनको आरएसएस और बीजेपी के बारे में पता नहीं है। गौरतलब है कि जिस तरह से महाभारत के युद्ध में पांडव धर्म की तरफ खड़े थे, उसी तरह कांग्रेस बताना चाहती है कि वो धर्म की लड़ाई लड़ रही, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, राहुल लगातार हिंदुत्व की पिच पर भाजपा और संघ को चुनौती दे रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी इस लड़ाई में भाजपा को टक्कर दे पाएंगे और क्या राहुल विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि वो खुद को विपक्ष का नेता साबित करे, क्योंकि राहुल गांधी जब यूपी में अपनी पदयात्रा लेकर गुजरे तब विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता उनके ध्वज तले आकर खड़ा नहीं हुआ। सबने दूर से ही शुभकामनाएं देकर राहुल को नमस्कार कर लिया था और ये बात कहीं न कहीं राहुल गांधी के जहन में है। और अब राहुल न सिर्फ आरएसएस और भाजपा को बल्कि सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उनके साथ है वो धर्म के साथ है और जो नहीं है वो कौरव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने साल 2019 में मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ मुरादाबाद के गल शहीद थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी कोर्ट में लगातार गैर हाजिर चल रहे थे। अब अदालत ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को अदालत करेगी। उस मुकदमे में कई लोगों ने जमानतें करा ली थी। ये 3 जने गैर हाजिर चल रहे थे उसमें। विगत न्यायालयों ने कई तिथि से इनके खिलाफ BW जारी कर रखे थे। अब न्यायालय में बार बार उपस्थित न आने पर इनके खिलाफ कल NBW जारी किए गए। ट्विटर वॉर के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदली जाएगी। अब नई टीम देखेगी सोशल मीडिया का काम। देखिए ट्विटर वॉर, बीते दिनों आपने देखा लगातार मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, बाद में रिहा कर दिया गया और अब इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सोशल मीडिया का काम अब नई टीम देखेगी। सोशल मीडिया की टीम को बदलने का फैसला किया गया है।
देखिए, मैनपुरी में मिली जीत के बाद अब अखिलेश के उस बयान से विवाद खड़ा हो गया जो अखिलेश ने कन्नौज से दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से कन्नौज की पिच पर भाजपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि सपा अपने पुराने किलों को दुरुस्त करने में जुट गई है। क्योंकि जिस कन्नौज पर अभी भाजपा का कब्जा है, उस पर कभी सपा का कब्जा हुआ करता था। खुद अखिलेश कन्नौज से 3 बार सांसद रहे हैं और इस बार सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश कन्नौज से हुंकार भर सकते हैं। चौबीस की पिच तैयार, अखिलेश की कन्नौज हुंकार। विकास वाली लड़ाई, इत्र संग्रहालय पर सियासत आई। जिस तरह भाजपा अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए यूपी की हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी कर रही, उसी तरह अखिलेश यादव की नजर उन सीटों पर है जिस पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी में जीत का परचम लहराया, अखिलेश यादव अपने एक एक पुराने किले को फिर से जोड़ने में जुट गए हैं। और ऐसे ही एक किले का नाम है कन्नौज, जिस पर भले ही अभी भाजपा का कब्जा हो, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव लगातार कन्नौज में भाजपा को कभी इत्र संग्रहालय के नाम पर तो कभी विकास के नाम पर चुनौती दे रहे, उससे एक बात साफ है कि इस बार कन्नौज की लड़ाई मैनपुरी के अंदाज में नजर आएगी। कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाए। गौरतलब है कि मंगलवार को अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद वो कन्नौज के इत्र संग्रहालय की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर कन्नौज के विकास में रुकावट डालने को लेकर जमकर हमला बोला। कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अपनी सरकार जाते जाते आखिरी में एक वहाँ के ऊपर परफ्यूम पार्क की घोषणा मात्र की थी और उसके ऊपर ना तो कोई उसमें बजट दिया था, ना ही कोई उसकी योजना ही इन्होंने बनाई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने उसमें उसको सबसे पहले उसका नाम शुद्ध करते हुए उसको इत्र पार्क रखा, चूँकि कन्नौज की पहचान इत्र से है। इत्र पार्क के वो लेकर वहाँ के ऊपर ज़मीन एक्वायर की गई है और उसका आवंटन होने जा रहा है। उसमें पूरी उसके जो भी नियम का जो है वो भी सब उसके हम लोगों ने बन गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का दावा है कि कन्नौज में अब तक जो भी विकास हुआ वो सपा सरकार में हुआ, लेकिन भाजपा अखिलेश के दावों को चुनौती दे रही और सबसे ज्यादा लड़ाई उस इत्र को लेकर हो रही जो कन्नौज की सबसे बड़ी पहचान है। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज का विकास रुक गया है, थमसा गया है, क्योंकि सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। अब तक समाजवादियों ने कन्नौज का खूब विकास किया और यहाँ पर जितना विकास दिखाई देता है वो समाजवादियों की ही देन है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में म्यूजियम बनाया था, लेकिन उपेक्षा का शिकार म्यूजियम आज खुद म्यूजियम बन करके रह गया है। हालांकि कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने पर कटाक्ष किया और कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश कन्नौज में साइकिल की रफ्तार बढ़ा पाएंगे? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार सांसद रहे। मतलब वो कन्नौज के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं और जिस तरह से वो लगातार कन्नौज पहुंच रहे उसे देख सूत्र बताते हैं कि अखिलेश कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी डिम्पल यादव 2019 में कन्नौज से चुनाव लड़ी थी, जिन्हें भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। लेकिन जिस तरह से डिम्पल ने मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल की, उससे सवाल बड़ा हो गया कि अगर डिम्पल मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी तो कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई भाजपा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भाजपा को जहां दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए अपने मिशन 80 को पूरा करना है, तो सपा 5 के स्कोर से आगे बढ़कर दहाई तक पहुंचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर मिल रही तमाम आतंकी धमकियों के बीच हरिद्वार पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर देर रात मॉक ड्रिल की। गंगा आरती के समय इस मॉक ड्रिल में पुलिस और
होलो को शामिल किया गया। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट पर है और इसी को लेकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। तमाम होटल धर्मशालाओं के अलावा घाटों की चेकिंग बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड के अलावा सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीओसीटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थी। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।